Hello everyone, welcome to SPMIS Academy. Today we are going to analyze the Assam Tribune newspaper of 13th June 2020. Please note that you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com and you can join our WhatsApp group through the link in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we are going to cover in today's analysis. The first topic is taken from editorial and it says Bamboo Industry of Assam. This topic is important for our syllabus paper 6 Assam Economy and it is also important from prelims point of view. Now, as I have already discussed in the yesterday's analysis that the custom duty on import of bamboo has been hiked from 10% to 25%, right? So, जो बैम्बू इंपोर्ट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी था वो 10% से बढ़ा के 25% कर दिया गया है और इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये जो मेजर्स लिया गया है या ये जो स्टेप वो लोग लिया गया है दिस कैन रिजुविनेट द लोकल इंडस्ट्री बाय पुशिंग अप डिमांड्स. जब इंपोर्टेड बैम्बू का प्राइस बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस हाइक इन कस्टम ड्यूटी तो जो लोकल बैम्बूज है जो लोकली प्रोड्यूस्ड बैम्बूज है उसका डिमांड बढ़ जाएगा. Following the hike in import duty, both our entrepreneurs and the government should seize the initiative to boost the sector. तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि यही मौका है जो हम लोगों का entrepreneurs है और गवर्नमेंट है सभी को मिलके ये जो बैम्बू इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए. Right? What we need is a roadmap with the artisans and entrepreneurs as active stakeholders. Entrepreneurs को लेके artisans को लेके एक road map तैयार करना चाहिए. इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि India has 15.69 million hectares of land under bamboo, the second largest after China, but its share in the world bamboo trade of $1.5 billion is negligible. सो प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, राइट. चाइना के बाद इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बैम्बूज प्रोड्यूस होता है. लेकिन अगर हम लोग बैम्बू ट्रेड के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैम्बू ट्रेड में इंडिया का जो शेयर है दैट इज़ ऑफ $1.5 बिलियन, इट इज़ क्वाइट नेग्लिजिबल, राइट. तो ये जो सिचुएशन है इसको चेंज करना चाहिए क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जबकि इन इम्पोर्टेड बैम्बूज के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है. सो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी विच शुड बी सीज्ड बाय द Assam government as well as the local entrepreneurs. Now this bamboo industry in northeastern region has great potential because this northeastern region holds about 65% of the country's total estimated stock which is around 90 million tons, right. So India, as I have already mentioned, India is the second largest producer of bamboo, right. और इंडिया में भी 65% जो बैम्बूज है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है. तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये बैम्बू इंडस्ट्री को डेवलप करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द बैम्बू इन असम, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स है उनमें से असम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, राइट. नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूरे इंडिया में असम is considered to be one of the largest bamboo producing state. आसाम के जो मेन बैम्बू ग्रोइंग एरियाज है वो है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कासार, कार्बी आंगलोंग, नॉर्थ कासार हिल्स, नौगांव एंड लखीमपुर. इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट है इसके अलावा प्लेंटी ऑफ बैम्बूज आर ग्रोन इन द विलेजेस थ्रू आउट द स्टेट. हर गांव में बहुत सारे ये बैम्बूज मिलता है, राइट. वो लोग अपने जो थोड़ा सा ज़मीन होता है वहाँ पे भी वो लोग ये जो बैम्बू कल्टीवेशन है वो लोग करते हैं. और आसाम में एज मेनी एज 51 स्पेसीज ऑफ बैम्बू आर फाउंड, राइट. टोटल 51 स्पेसीज पाया जाता है, अलग अलग स्पेसीज बैम्बूज के यहाँ पे पाया जाता है. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ MSMEs प्रोड्यूसिंग बैम्बू ब्लाइंड्स, फ्लोरिंग, रूफिंग, इंसेंस स्टिक्स, हैंडीक्राफ्ट एट्सेट्रा. तो बैम्बू के ऊपर बेस करके यहाँ पे बहुत सारे MSME
अभी चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं. So Assam has a huge potential in bamboo industry, right? और अभी जब ये कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है तो दिस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी मिस्ड बाय द असम गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ असम, राइट? तो जब यहाँ पे इतना रिसोर्स अवेलेबल है तो ये जो मौका है इसका फ़ायदा उठाते हुए बैम्बू इंडस्ट्री को असम में डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए. इससे पहले असम में बैम्बू इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क इनॉग्रेट किया गया था कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट के सोय गांव में इन 2017, राइट? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड अ बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट एट सोयगांव, कामरूप रूरल, असम अंडर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम, राइट? तो यहाँ पे एक बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया था सोयगांव में. द पार्क विल एक्ट एज एन इंस्टीट्यूशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन बैम्बू प्रोसेसिंग, स्किल बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड चेंजिंग द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल सिनेरियो ऑफ द एंटायर स्टेट. तो ये एक इंस्टीट्यूशन के जैसा काम करेगा जहाँ पे बैम्बू इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, जो बैम्बू प्रोसेसिंग है, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, उन लोगों का स्किल्स डेवलप किया जाएगा और यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल सिनेरियो है पूरा स्टेट का, पूरा आसाम का, उसको चेंज करने का कोशिश किया जाएगा. Now you see there are some characteristics of bamboo which makes this bamboos very useful, right? There are some important characteristics which makes this bamboo very useful, and this bamboo has a great potential to replace woods, right? So for example, it has a short growth cycle which makes it highly renewable. Then different parts of the plant have different uses and they are obtained at different stages of its growth, thus rendering the plant useful during its entire lifespan, right? इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम में यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट स्टेजेस में इसको यूज़ किया जा सकता है. तो इसका जो एंटायर लाइफ स्पैन है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा मैच्योर होने तक वेट करना होगा तभी उसको यूज़ कर पाएंगे. अलग अलग स्टेजेस में इसका अलग अलग पार्ट यूज़ किया जा सकता है, right? So it is useful during its entire lifespan. Then bamboo shoots of some species are edible and have very high nutritional value, right? Especially in northeastern region, these bamboo shoots are very popular. Then bamboo is handy, light and flexible, which makes it a good substitute for wood, right? And in the hilly and mountainous areas as well as in river banks, ये जो बैम्बूज है इट प्रोटेक्ट्स द स्लोप्स फ्रॉम इरोशन एज एन इफेक्टिव सॉइल बाइंडर. और ये जो बैम्बू फॉरेस्ट होते हैं, दिस फॉरेस्ट आर होम टू मेनी एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ, राइट, इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स. एंड फॉर द वाइल्ड एलिफेंट्स, देन जो एंडेंजर्ड हॉलॉक गिबॉन्स है, फॉर देम दिस बैम्बूज फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट्स. सो यू सी देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ बैम्बू, राइट? ये सब कारणों के वजह से भी हम लोगों को बैम्बू इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हम लोगों को स्टेप्स लेना चाहिए. हम लोगों को बैम्बू इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको एक रोड मैप तैयार करना चाहिए, राइट? बिकॉज देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ बैम्बू. और जबकि हम लोगों का आसाम में या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये बैम्बूज इतना अवेलेबल है. So the government of Assam too felt the importance of the sector and its potential for employment creation and livelihood generation. And the new state bamboo and crane policy 2019 is a reflection of that endeavor. तो जब गवर्नमेंट ऑफ असम को भी ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो सेक्टर है it has a great potential for employment creation and livelihood generation, तो उन लोगों ने एक पॉलिसी लेके आ गया, दैट इज स्टेट बैम्बू एंड केन पॉलिसी, राइट? तो ये जो आसाम बैम्बू एंड केन पॉलिसी है, दिस पॉलिसी एम्स एट
protection and conservation of biodiversity associated with bamboo and cane forest and bamboo growing areas. Then it aims at enhancement of resources and improvement of productivity, promotion of traditional and modern bamboo based industries, enhancing employment opportunity and livelihood security for the local people, and development of effective marketing for bamboo and cane based products. So these are the aims of the Assam Bamboo and Cane Policy, which was introduced in 2019. Now let us have a look at the key features of the Assam Bamboo and Cane Policy. First, 50% capital investment subsidy with limit of rupees 5 crore, राइट। तो वो लोग जब सबमिट करेंगे ये जो प्रोजेक्ट है उसको, तो उन लोगों को जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका 50% उन लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा। जो स्टार्टअप्स है, द स्टार्टअप्स विद इनोवेटिव आइडियाज़, वन टाइम ग्रांट ऑफ रुपीज़ 5 लाख विल बी गिवन। अगर उन लोगों का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो उन लोगों को 5 lakhs का एक ग्रांट दिया जाएगा, वन टाइम ग्रांट, राइट। देन देयर विल बी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स एंड मशीन्स फॉर केन एंड बैम्बू आर्टिसंस, एंड दिस पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी. The scheme will be applicable from 1st January 2020 to 31st December 2024, right? So ये पॉलिसी ऑलरेडी चल रहा है एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थ्रू दिस पॉलिसी हम लोगों का जो बैम्बू इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिलेगा, उसका थोड़ा ग्रोथ होगा. Our next topic is taken from Science and Tech segment, and it says Lonar Lake turning pink. It is important for our syllabus paper 4 Science and Tech, and it is also important from our prelims point of view. चलिए देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है. अभी महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार लेक. अभी रातों रात उस लेक का कलर चेंज हो गया है, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये जो लेक था रातों रात इसका कलर चेंज होके एक पिंक कलर इसमें देखने को मिल रहा है, राइट. नाउ इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्यों ऐसा कलर चेंज हो रहा है, वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है. बट सम एक्सपर्ट्स हैव एट्रीब्यूटेड द चेंज टू द मिक्सिंग ऑफ Dunaliella algae with halobacteria, forming a beta carotene pigment and turning the water pink, right? तो बेसिकली यहाँ पे जो एल्गी है वो एल्गी और जो वहाँ पे बैक्टीरिया है हेलोबैक्टीरिया, ये दोनों मिक्स होके एक पिगमेंट बीटा कैरोटीन पिगमेंट फॉर्म किया है, जिसके वजह से ये जो कलर है ये पिंक हो गया है, ऐसा माना जा रहा है. ये ओपिनियन है कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये जो कलर चेंज हो रहा है ये शायद वहाँ पे जो एल्गी है वो जो बैक्टीरिया के साथ मिक्स होके जो एक पिगमेंट फॉर्म कर रहा है बीटा कैरोटीन पिगमेंट, उसी के वजह से ये जो कलर है ये चेंज हो रहा है. Now, according to the news article, the State Forest Department has sent samples to National Environmental Engineering Research Institute in Nagpur and Agarkar Research Institute in Pune, right? वो लोग ये कंफर्म करने के लिए कि क्यों ये कलर चेंज हो गया है, उसके लिए जो सैंपल्स है उसको नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजा गया है. नाउ जबकि ये लोनार लेक न्यूज़ में आ चुका है तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट इज़ नेसेसरी टू लुक एट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द लोनार लेक. हम लोग लोनार लेक के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सो लोनार लेक विच इज़ ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर इज़ अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट. मतलब ये एक जियोग्राफिकल एरिया है विच इज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड हेरिटेज. ये जो नोटिफाई करते हैं इट इज़ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट. तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो नोटिफाई करते हैं ये नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट, और दिस लोनार लेक हैज़ बिन नोटिफाइड एज नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. इट इज़ लोकेटेड इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो मुंबई से करीब 500 किलोमीटर की दूरी में है. इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर अ मेटियोराइट हिट द अर्थ सम 50,000 years ago.
सो ये जो लोनर क्रेटर लेक है माना जाता है इट इज़ 50,000 ईयर्स ओल्ड, राइट। 50,000 ईयर्स पहले एक मेटेओराइट आके आर्थ से टकराया था और उसी के वजह से ये जो लेक है ये इसका फॉर्म हुआ था, राइट। एंड इट इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रेटर लेक and Lonar Lake has a mean diameter of 1.2 kilometer. So these are some of the facts about Lonar Lake which is important from prelims point of view. Our next topic is taken from national segment which says reservation not a fundamental right, right। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये आज के आसाम ट्रिब्यून में भी आया है और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन पॉलिटी एज वेल एज फॉर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। The Supreme Court on Thursday dismissed pleas of various political parties in Tamil Nadu challenging the centre's decision against granting 50% reservation to other backward castes that opposes the state's law regarding reservation of medical seats, right। तो क्या हुआ कि जो तमिलनाडु के जो मेडिकल सीट्स है उसमें कुछ तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए है और कुछ ऑल इंडिया के लिए है। तो जो ऑल इंडिया सीट्स है वहाँ पे ये लोग चाह रहे थे कि 50% सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व किया जाए, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट में ये लॉ अभी चल रहा है। दैट लॉ इज़ इन फोर्स कि 50% सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व किया हुआ है। लेकिन अभी ये लोग चाह रहे हैं कि जो ऑल इंडिया सीट्स है तमिलनाडु में जो मेडिकल सीट्स है उसमें से जो ऑल इंडिया के लिए जो सीट्स है वहाँ पे भी 50% ओबीसी के लिए रिजर्व होना चाहिए, राइट। तो जो मेडिकल सीट्स है तमिलनाडु में उसमें से कुछ बस तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए है और कुछ सीट्स जो है वहाँ पे पूरा ऑल इंडिया के लिए है, राइट। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में जबकि ये लॉ है कि 50% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर ओबीसी, तो ऑल इंडिया के लिए जो सीट्स है वहाँ पे भी 50% ओबीसी के लिए रिजर्व होना चाहिए। तो जब सेंटर्स ने ये मतलब रिफ्यूज़ कर दिया, सेंटर ने ये 50% रिजर्वेशन नहीं रखा, तब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है तमिलनाडु के वो लोग दे filed petition in the Supreme Court against the center's decision। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे, ये ऑर्डर दे कि 50% सीट्स तमिलनाडु में ओबीसी के लिए रिजर्व किया जाए, राइट। बट टॉप कोर्ट दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन द प्ली फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 which is filing of writ petition in Supreme Court saying the right to reservation is not a fundamental right। तो ये जो पिटीशन फाइल किया गया था by this political parties of Tamil Nadu, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पिटीशंस है ये हम नहीं देख सकते हैं, राइट। ये जो पिटीशंस है दिस पिटीशंस आर फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये पिटीशंस एंटरटेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट। दे सेड दैट रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो रिजर्वेशन अगर नहीं दे रहा है तो किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं हो रहा है। अभी इस न्यूज़ को समझने के लिए हम लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है उस पार्ट को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़, राइट। इस न्यूज़ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसको एक बार देख लेते हैं, तब हम लोग समझ पाएंगे कि क्या हुआ एक्चुअली। सो यू सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees certain fundamental rights to the people of India, राइट। हम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो राइट्स है उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और हम लोगों के पास अभी देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट। पहले 7 था,
अभी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, तो अभी हम लोगों के पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट। वो क्या क्या है? एक राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies, right। तो अभी इस न्यूज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज अंडर आर्टिकल 32। अभी ये सारे फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन देम, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो राइट टू फ्रीडम है उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्टेट अगर चाहे तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, राइट। सिमिलरली जो राइट टू इक्वालिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वहाँ पे भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द राइट टू इक्वालिटी। चलिए अभी और डिटेल्स में समझते हैं इसको। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, राइट। तो उसमें जो आर्टिकल 15 है, दिस आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth, right। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर बेस करके स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, सभी को इक्वली ही ट्रीट करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स। अगर हम लोगों के रिलीजन के ऊपर बेस करके कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कोई हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है, राइट। हम लोगों का कास्ट को लेके, हम लोगों के जो रेस को लेके अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन as I have said, this fundamental right is not absolute. There are certain exceptions. तो चलिए देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। The state is permitted to make any special provision for women and children. तो women के लिए special provision बना रहे हैं, that means सेक्स के ऊपर या जेंडर के ऊपर बेस करके डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट दैट इज अलाउड, दैट इज परमिटेड। ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन। तो अभी जब बास में वीमेन के लिए सीट रिजर्व किया रहता है, ट्रेन में अगर वीमेन के लिए एक पूरा जो सीट है, एक कंपार्टमेंट है, वो अगर रिजर्व किया हुआ है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ कर रहा है कि जो वीमेन और चिल्ड्रन है उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है। सिमिलरली the state is permitted to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बोला गया है कि SC, ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है। तो ये जो SC, ST को छोड़ के जो बाकी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उसको ही हम लोग OBC बोलते हैं, राइट। हम इंडियन पॉलिटी के क्लास में हम बोल चुके हैं कि ये OBCs कहाँ से आए हैं, राइट। तो मंडल कमीशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आप लोग अगर इंडियन पॉलिटी के जो बेसिक क्लासेस है वो कर चुके हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्लॉज क्या मीन कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि SC, ST और OBC के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था इन 2019, इट एम्पावर्स बोथ सेंटर एंड स्टेट टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन to
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी ऑफ सोसाइटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो जो हम लोग बोलते हैं 10% कोटा फॉर द जनरल स्टूडेंट, राइट, जो सोशली फॉरवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, राइट, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये है, जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST एंड OBC। सो यू सी, ये जो प्रोविज़न है कि स्टेट को अलाउ किया गया है स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट ये है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, राइट। ये जो प्रोविज़न है ये एक्सेप्शन है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई आपका फंडामेंटल राइट है नहीं, इट इज़ एन एक्सेप्शन। तो इस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स में कहीं लिखा नहीं है कि आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, बट अगर वो लोग चाहे तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या SC ST के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। दे आर परमिटेड टू मेक सम स्पेशल प्रोविजन। सो दैट इज़ वाई ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि दिस रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। नाउ आर्टिकल 15 में और एक क्लॉज ऐड किया गया था थ्रू 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, which says the state is permitted to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes regarding their admission to educational institution, right। तो यहाँ पे specifically एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला गया है, जो स्कूल एंड कॉलेजेस में जो सीट्स रिजर्व होते हैं उसके बारे में बोला गया है। तो अंडर दिस आर्टिकल एक्चुअली ये जो रिजर्वेशन है वो लाया गया था। नाउ अगर हम लोग अभी रिजर्वेशन स्टेटस देखें इंडिया में, द कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर SCs एंड STs इज 15% एंड 7.5% रेस्पेक्टिवली। तो SC ST का मिला के 22.5% रिजर्वेशन है। द कोटा लिमिट फॉर OBCs इज 27%, राइट। However, various state governments have different quota limits for OBCs in their state. Like Tamil Nadu has 50% reservation of OBCs. तो हालांकि ये 27% लिमिट तय किया गया था, लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग परसेंट रिजर्व करके रखते हैं OBCs के लिए। लेकिन इन इंदिरा स्वानी एंड इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 के जजमेंट के हिसाब से द सुप्रीम कोर्ट फिक्स द अपर लिमिट फॉर द कंबाइंड रिजर्वेशन कोटा। दैट इज़ उन लोगों ने बोला कि ये SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन है इट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द सीट्स, राइट। अभी अगर देखा जाए तो 15% प्लस 7.5% दैट इज़ 22.5% फॉर SC ST एंड 27% फॉर OBC। तो दैट मीन्स 49.5% रिजर्वेशन इज अलाउड, लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट OBCs के लिए 50% रख रहे हैं। नाउ यू सी, एक तो हो गया, ये तो समझ में आ गया कि उन्होंने बोल दिया कि रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि कहीं पे ऐसा बोला नहीं है कि रिजर्वेशन देना पड़ेगा। बोला ये गया है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं SC ST और अदर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। तो अभी जब ये रिजर्वेशन अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों बोला कि ये तो फिर अगर फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन तो ये हम पिटीशन नहीं देख सकते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सो वी कैन नॉट एंटरटेन योर पिटिशंस। तो चलिए अभी उसको देखते हैं क्या इशू है। सो as we know, various political parties of Tamil Nadu filed petition in the Supreme Court challenging the center's decision against granting 50% reservation to other backward classes that opposes the state's law regarding reservation of the medical seats, right? Now,
ये जो पिटिशंस उन लोगों ने फाइल किया था, दोज पिटिशंस वेर फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32। नाउ आर्टिकल 32 ये भी फंडामेंटल राइट में ही आता है, एंड आर्टिकल 32 कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। तो जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, जब आपका फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उसके ऊपर बेस करके सुप्रीम कोर्ट कैन इशू वेरियस रीट्स टू द गवर्नमेंट और स्टेट, राइट। जो रीट है, अलग अलग तरीके का रीट है, आप लोग बेसिक पॉलिटी क्लास में पढ़े होंगे। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेराई एंड क्वो वारेंटो, ये अलग अलग रीट्स है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ओनली, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ये रीट्स इशू कर सकता है ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अदर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये रीट्स इशू नहीं कर सकते हैं, राइट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा, और सुप्रीम कोर्ट भी ये रीट्स इशू कर सकते हैं स्टेट को जब किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो। अदर मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ये रीट्स इशू नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये जो रीट्स है ये हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई इशू हो। हाई कोर्ट अदर मैटर्स में भी आपका ये रीट्स इशू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये रीट्स इशू करेंगे ओनली इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकते हैं, क्योंकि दिस केस इज नॉट रिलेटेड टू एनी फंडामेंटल राइट, राइट। दिस इज नॉट वायोलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। तो आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग मद्रास हाई कोर्ट में अपील कीजिए। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन एंटरटेन नहीं कर सकता है। बेटर यू गो टू द मद्रास हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अगर चाहे तो अदर मैटर्स में भी रीट्स इशू कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द प्लीज। The bench said during the hearing that a plea under Article 32, filing of writ petition in Supreme Court of the Constitution, can be filed only in case of violation of fundamental rights, and no such rights of political parties have been violated. So the political parties are asked to go to the Madras High Court. Now, अभी जो यूनियन मिनिस्टर है रामविलास पासवान, he said, on behalf of the Lok Janshakti Party, I would appeal to leaders of all political parties to lay this controversy to rest forever by putting all reservation laws in the 9th schedule of the Constitution. उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन रिलेटेड जो लॉज है सभी को 9th schedule में डाल दीजिए। नाउ 9th schedule क्या है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। The 9th schedule contains a list of central and state laws which cannot be challenged in courts and was added by the Constitution First Amendment Act 1951. So Constitution First Amendment Act 1951 में ये 9th schedule ऐड किया गया था, और 9th schedule में जो लॉज रहेंगे those laws cannot be challenged in the courts, right? तो ऐसा बोला गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, राइट, कि 9th शेड्यूल में जो लॉज है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, उसका सुप्रीम कोर्ट वो सब लॉज का रिव्यू नहीं कर सकते हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट एडेड 13 लॉज टू द शेड्यूल। Subsequent amendments in various years have taken the number of protected laws to 284 currently. तो इनिशियली ये जो लॉज जो 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था
वो एक्चुअली कुछ लैंड रिलेटेड लॉज था, राइट। जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए कुछ लॉज लेके आए थे, तो उसके लिए ये 9 शेड्यूल लाया गया था। आप लोग बेसिक पॉलिटी क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे 9 शेड्यूल के बारे में, राइट। लेकिन इसका बहुत मिसयूज हुआ और जो पहले बस 13 लॉज वेर देयर इन द 9 शेड्यूल, वो बढ़ते बढ़ते अभी 284 हो गया है, राइट। बहुत सारे लॉज यहाँ पे डाल दिया गया था टू मेक देम immune from the judicial review. Abhi, although 31B excludes judicial review, the Apex Code has said in the past that even laws under the 9th schedule would be open to scrutiny if they violated fundamental rights or the basic structure of the Constitution, right? तो 9 शेड्यूल जब लाया गया था तब ये प्रोविज़न था कि यहाँ पे जो लॉज रहेंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, उसको कोर्ट पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो 9 शेड्यूल में जो लॉज है उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इफ़ दे वायोलेट फंडामेंटल राइट्स, राइट। अगर वो लॉज किसी का फंडामेंटल राइट्स वायोलेट करता है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो 9 शेड्यूल में पहले ऐसा था कि 9 शेड्यूल में कुछ लॉ डाल दिया तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये राइट सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं छीन सकता है। सुप्रीम कोर्ट जिस लॉ का रिव्यू करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट। तो अभी 9 शेड्यूल में जो लॉ है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। Now let us have a look at the most probable topics of UPSC PT 2020. Topic number 437 is simplified pro forma for incorporating company electronically plus, right, SPICE plus. So Ministry of Corporate Affairs has launched the simplified pro forma for incorporating company electronically plus web form. SPICE plus would offer 10 services by 3 central government ministries and departments: Ministry of Corporation Affairs, Ministry of Labor and Ministry of Finance, and 1 state government, that is Maharashtra. The new web form will help save many procedures, time and cost for starting a business in India. Topic number 438 is important committees. Nandan Nilekani suggests measures to strengthen the safety and security of digital payments in the country. YM Diostali assess the need and scope of setting up a public credit registry in India. UK Sinha committee to look into measures needed to rejuvenate MSMEs. Bimal Jalan committee to make recommendations on the transfer of surplus funds from RBI to government. Topic number 439 is MSME. The micro, small and medium enterprises are classified as per the MSME Act 2006. Micro, small and medium enterprises are classified into 2 categories: manufacturing enterprises and service enterprises. In February 2018, the Union Cabinet approved a change in the definition of the MSMEs. MSMEs will now be defined based on annual turnover instead of investment in plant and machinery or equipment. Now questions related to these topics are given here. Students can answer these questions in comment section, and we will give answers to these questions in tomorrow's newspaper analysis. And here are the answers of the questions asked in yesterday's newspaper analysis. So this is all for today. Thank you.